दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 6 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है किन ऑफ फार्मर डिमांड सेकेंड ऑटोप्सी से बुलेट इंजरी इग्नोर्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। किसानों के परिजनों ने की दूसरी पोस्टमार्टम की मांग, कहा गोली लगने से चोट को नजरअंदाज किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के काफिले की हिंसक घटना में उत्तर प्रदेश के तिकोनिया गांव में मारे गए 4 किसानों में से एक के परिवार ने मंगलवार को मांग की कि नए सिरे से शव परीक्षण किया जाए, जिसमें निष्कर्षों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बहराइच के गुरविंदर सिंह के परिवार ने कहा कि शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मृत्यु आंतरिक चोटों से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के काफिले में वाहनों को जोतने के बाद उत्तेजित किसानों से बचने की कोशिश करते हुए मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने की गोली मारकर हत्या कर दी। बहराइच के हरि सिंह की शिकायत पर 4 अक्टूबर सुबह आशीष मिश्रा के खिलाफ लखीमपुर खीरी में दर्ज प्राथमिकी में लेख है कि आशीष अपनी कार का संतुलन खो देने के बाद गन्ने के खेतों की ओर भागा और छिपने की कोशिश करते हुए गोलियां चला रहा। शिकायतकर्ता हरि सिंह ने आशीष पर गुरविंदर को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। प्राथमिकी IPC 224A और आपराधिक साजिश के तहत अन्य आरोपों के तहत दर्ज गई। परिवार की शिकायतों के बाद भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया शव परीक्षण पैनल बनाया था और डॉक्टरों को एक हेलीकॉप्टर बहराइच भेजा था। यह कहते हुए कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM भी गुरविंदर की ऑटोप्सी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था। 3 अन्य किसानों का अंतिम संस्कार के परिवारों की सहमति से किया गया था, टिकैत कहा। गुरविंदर के पिता सुखविंदर सिंह आरोप लगाया कि आशीष की गोली से उनके बेटे की मौत हुई है, उसे गोली मारी गई है। टैनी के बेटे मोनू ने उसे गोली मारी थी, यानी अजय कुमार मिश्रा ने के बेटे आशीष मिश्रा ने उसे गोली मारी। उन्होंने एक गलत ऑटोप्सी रिपोर्ट पेश की है, श्री सुखविंदर ने बहराइच कहा। परिवार ने कहा कि वह तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेगा जब तक कि नए सिरे से शव परीक्षण की मांग पूरी नहीं। गुरविंदर के चाचा मिस्किन ने बताया कि उन्हें यकीन था उन्हें गोली मारी गई थी और एक वीडियो साझा किया जिसमें उनके मंदिर के पास एक गोल चोट का निशान मौजूद है। परिवार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं है। मिस्किन ने आरोप लगाया है कि यह मंत्री के बेटे को बचाने के लिए किया जा रहा है, जिस प्रकार घटना में पहले से ही हत्या का मामला दर्ज और मामले को कमजोर बना दिया जा रहा है। इसी के साथ ही समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है क्लाइमेट एक्सपर्ट थ्योरिस्ट गेट फिजिक्स नोबेल। चलिए इसे पढ़ें। जलवायु विशेषज्ञों सिद्धांतकारों को मिला भौतिकी का नोबेल। जूरी ने कहा कि अमेरिका, जापानी वैज्ञानिक क्यूरो मनाबे, जर्मनी के क्लास हासलमैन और इटली के जियोर्जियो पेरिसी ने मंगलवार को जलवायु मॉडल और भौतिकी प्रणालियों की समझ के लिए नोबेल भौतिकी पुरस्कार जीता। नोबेल समिति ने कहा कि वह ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन से कुछ हफ्ते पहले अपने पुरस्कार घोषणा के साथ एक संदेश भेज रही थी। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि जलवायु का मॉडलिंग भौतिक सिद्धांत पर ठोस रूप से आधारित है। भौतिकी के लिए नोबेल समिति के अध्यक्ष थोर हैंसन ने कहा, 90 वर्षीय डॉक्टर मानेबे और 89 वर्षीय डॉक्टर हैसलमैन जलवायु मॉडल पर अपने शोध के लिए 10 मिलियन क्रोनर $1.1 मिलियन के पुरस्कार का आधा हिस्सा साझा करते हैं, जबकि 37 वर्षीय डॉक्टर पेरिसी ने इंटरप्ले पर अपने काम के लिए दूसरा आधा हिस्सा जीता। भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिले। इसी के साथ इन समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मूडीज गिव स्टेबल रेटिंग टू इंडिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मूडीज ने भारत को दी स्थिर रेटिंग। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कोविड-19 से जोखिम में कमी और वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के बीच नकारात्मक प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक के स्थान पर फिर से स्थित कर दिया है। हालांकि इसने भारत की रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है, जो सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग को दर्शाता है। मूडीज ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वास्तविक GDP इस साल 2019-20 के मूल महामारी के स्तर को पार कर जाएगी, क्योंकि चल रही आर्थिक सुधार गतिविधियों में तेजी के साथ भाप उठा रही है। यह उम्मीद करता है कि 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसके बाद अगले वर्ष 7.9% की वृद्धि होगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज कल है, दिल्ली गवर्नमेंट एम्बिशियस HIMS प्रोजेक्ट गेट कैबिनेट गो अहेड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी HIMS परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपनी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली HIMS परियोजना को वित्तीय मंजूरी दी। परियोजना के हिस्से के रूप में प्रत्येक नागरिक के पास एक स्वास्थ्य कार्ड होगा जो उनकी चिकित्सा जानकारी का भंडार होगा। सरकार ने कहा कि डॉक्टर कार्ड का इस्तेमाल कर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे और मरीज घर से ही अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगा, जिसके माध्यम से उनके चिकित्सा इतिहास से लेकर नियुक्ति की तारीखों तक सब कुछ देखा जा सकता है। 1 से 18 वर्ष के बीच के सभी नागरिकों को उनके माता पिता के स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। सभी नवजात शिशुओं 1 वर्ष तक को उनकी मां के स्वास्थ्य कार्ड से जोड़ा जाएगा। संबंधित विकास में कैबिनेट ने राजधानी में रहने वाले राशन कार्ड के बिना नागरिकों के लिए खाद्यान्न खरीद, वितरण और परिवहन के लिए 48.14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली में लगभग 40 लाख गैर PDS लाभार्थियों को फायदा होगा। 25 मई को दिल्ली कैबिनेट द्वारा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त सूखा राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। दिल्ली में गैर PDS खाद्यान्न चिन्हित स्थान या स्कूल के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। 40 लाख गैर PDS लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को लगभग 16,000 मीट्रिक टन गेहूं और 4,000 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता होगी। सरकार इस राशन को भारतीय खाद्य निगम से खरीदेगी और खरीद पर 42.4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खर्च के बड़े हिस्से के बीच परिवहन पर लगभग 2.1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने IIT कानपुर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार समझौता उस तकनीक से संबंधित है जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के वास्तविक समय के स्रोत के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही वायु प्रदूषण के स्रोतों को वास्तविक समय में ट्रैक किया जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए जारी होगा पूर्वानुमान। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह दिल्ली के प्रदूषण के विभिन्न कारकों की पहचान करने और उन्हें हल करने में एक लंबा सफर तय करेगा। के साथ समाप्त जाती। अगली न्यूज का टाइटल है, मस्ट लुक एट वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ 13A। चलिए इसे पढ़ते हैं। 13A की कमजोरियों और ताकत पर नजर डालनी चाहिए। श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन की कमजोरियों और ताकतों को समझने की तत्काल आवश्यकता है और तदनुसार कार्य करें। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से कहा, भावना को पुनर्जीवित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए 1960 और 1970 के दशक के संबंधों के बारे में। श्री श्रृंगला ने अपनी आधिकारिक यात्रा समाप्त करने से पहले मंगलवार सुबह राष्ट्रपति से मुलाकात की। द्विपक्षीय परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता को रेखांकित करने के अलावा विदेश सचिव ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ अपनी बैठक में संविधान के 13वें संशोधन के तहत प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन पर भारत की स्थिति को दोहराया, जिसमें शक्तियों और प्रांतीय परिषद के चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा। लगभग 34 साल पुराने कानून का जिक्र करते हुए जो श्रीलंका में विवादास्पद बना हुआ है। दोनों देश संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम आवश्यकता पर सहमत। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति राजपक्षे तत्कालीन प्रधानमंत्री सिरिमावो द्वारा किए गए 71 के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में भारत के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। भंडार नायके हिंद महासागर को शांत क्षेत्र घोषित करेगा। पिछले कुछ दिनों में विदेश सचिव चर्चाओं से परिचित कोलंबो में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारी ने इस क्षेत्र में समुद्र सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से श्रीलंकाई अधिकारी द्वारा हाल ही में नशीले पदार्थों के बड़े पैमाने पर होने की आशंका के मद्देनजर, जिनके बारे में भारत को संदेह है। भारतीय पक्ष ने कहा कि श्रीलंका की शांति और सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा क्षेत्र के लिए
खतरा है और श्रीलंका को एक नाली नहीं बनना चाहिए। संबंधों को बढ़ाने पर राष्ट्रपति की टिप्पणी इस साल की शुरुआत में कोलंबो के एक तरफा कदम पर संबंधों में काफी तनाव के बाद आई है। 2019 में भारत और जापान के साथ हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय पोर्ट टर्मिनल परियोजना समझौते को रद्द कर दिया गया है। श्रीलंका के आर्थिक और विकासात्मक क्षेत्रों में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत समर्थित विकास परियोजनाओं की धीमी गति पर नई दिल्ली की लगातार चिंता है। हालांकि पिछले हफ्ते अडानी समूह ने श्रीलंका के जॉन कील्स होल्डिंग्स और श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत को समझौता के रूप में पेश किए गए सौदे में 51% हिस्सेदारी प्राप्त की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में अधिक सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की। सूत्रों ने संकेत दिया कि द्वीप राष्ट्र के पूर्वी सिरे पर त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म का विकास चर्चा का एक प्रमुख बिंदु था, जिसमें कोलंबो ने मतभेदों को दूर करने की इच्छा व्यक्त की। राष्ट्रपति राजपक्षे के कार्यालय के बयान में कहा गया है कि ऊर्जा मंत्री को त्रिंकोमाली तेल टैंकों के संबंध में स्थिति को हल करने का काम सौंपा गया है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। एक आधिकारिक सूत्र ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए चल रही बातचीत की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए कहा कि विषय मंत्री के जल्द ही नई दिल्ली की यात्रा करने की संभावना है। भारत अब 3 दशकों से अधिक समय से इस परियोजना से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत और श्रीलंका के संयुक्त रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के तेल भंडारण सुविधा के नवीनीकरण और कमीशन के प्रस्ताव ने केवल बाधाओं को मारा है। श्रमिक संघों और राष्ट्रवादी समूहों ने समय समय पर किसी भी भारतीय का विरोध किया है। अधिकारियों ने द हिंदू को बताया कि नई दिल्ली जल्द ही कोलंबो से कम 4 शीर्ष मंत्रियों की मेजबानी करेगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इसका टाइटल है हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर्ड। चलिए इसे पढ़ते हैं। 15 हाई कोर्ट के जजों का तबादला हो गया। एक बड़े फेरबदल में कानून मंत्रालय ने मंगलवार को 11 उच्च न्यायालयों के 15 न्यायाधीशों के तबादले को अधिसूचित किया। लगभग एक पखवाड़े पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित स्थानांतरण आदेश न्याय विभाग DOJ की वेबसाइट पर थे। DOJ सूची के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भेजा गया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति असहानुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां को तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति AM बदर को पटना उच्च न्यायालय में और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को उड़ीसा उच्च न्यायालय में। इसके अलावा गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति परेश R उपाध्याय को मद्रास न्यायालय में, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MSS रामचंद्र राव को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, विवेक अग्रवाल, चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी को क्रमशः दिल्ली, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप तितकारा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेजा गया है। हाल ही के दिनों में सबसे बड़े फेरबदल में से एक माने जाने वाले कानून मंत्रालय में तबादलों और पोस्टिंग की एक सूची ट्विटर पर डाली। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर अराइविंग ऑन सैटरडे। चलिए इसे पढ़ते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री शनिवार को पहुंच रहे हैं। जलवायु परिवर्तन समाधान डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे, जो इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। फरवरी 2020 के बाद से दिल्ली आने वाले पहले राज्य या सरकार के प्रमुख सुश्री फ्रेडरिक्सन, जिन्होंने पिछले साल सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, जहां उन्होंने पहली हरित रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी, से भारतीय अक्षय प्रौद्योगिकी में निवेश, हरित औद्योगिकी की आपूर्ति और कम करने पर
अपनी जलवायु स्थिति की रूपरेखा पर चर्चा करने की उम्मीद है। इस नंबर में ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर आगामी COP26 UN शिखर सम्मेलन से पहले कार्बन उत्सर्जन पर चर्चा होनी है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह यात्रा दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और हरित रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर देगी। विशेष रूप से रुचि मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु के तट पर एक ऊर्जा द्वीप सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए डेनिश वित्त पोषण और तकनीकी सहायता की घोषणा होगी, जहां पवन ऊर्जा के 4 से 10 गीगावाट उत्पादन के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। पिछले महीने डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डैन जोर्गेनसन ने परियोजना में 5 से 10 बिलियन डॉलर के बीच निवेश पर चर्चा करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से मुलाकात की। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने द हिंदू को बताया, PM फ्रेडरिक्सन की यात्रा भारत के विकास के तरीके और डेनमार्क भारत को अपनी जरूरतों के अनुसार अधिक टिकाऊ तरीके से ऐसा करने में कैसे मदद कर सकती है के बीच के बिंदुओं को जोड़ेगी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है हेल्थ बेनिफिट पैकेज अंडर आयुष्मान भारत रिवाइज्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ पैकेज संशोधित। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY को लागू करने के लिए शीर्ष निकाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज HBP को संशोधित किया है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज HBB 2.2 के संशोधित संस्करण में PMJAY के तहत कुछ पैकेजों की दरों में 20% से 400% की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 400 प्रक्रियाओं की दरों में संशोधन किया गया है और ब्लैक फंगस से संबंधित एक नया अतिरिक्त चिकित्सीय प्रबंधन पैकेज भी जोड़ा गया है। HBP 2.2 इस साल नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा HBP 2.2 पैनल में शामिल अस्पतालों को आयुष्मान भारत PMJAY के तहत लाभार्थियों को बेहद सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। ऑन्कोलॉजी के लिए संशोधित पैकेज देश में कैंसर देखभाल को बढ़ाएंगे। काले फंगस यानी कि ब्लैक फंगस से संबंधित नए पैकेजों के जुड़ने से बड़ी राहत देगी। HBP निजी अस्पतालों में योजनाओं के क्रियान्वयन में और सुधार करेगा, जिससे जेब खर्च कमी आएगी। NHA के CEO डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि अधिक रोग को कवर करने के लिए नए पैकेज दिए गए हैं और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पैकेजों की नियमित दरों को संशोधित किया जा रहा है। इसके साथ ये न्यूज अगली न्यूज का टाइटल है मेडिकल एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस SC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चिकित्सा शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में चिकित्सा शिक्षा की त्रासदी यह है कि यह एक व्यवसाय बन गया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी नीट के पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव करने के लिए सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBE की खिंचाई की। अदालत ने आश्चर्य जताया कि क्या 11वें घंटे में बदलाव निजी मेडिकल कॉलेजों से सीटों को भरने की सुविधा के लिए किया गया एक कदम था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि हमें यह धारणा मिलती है कि चिकित्सा शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है और चिकित्सा विनियमन भी एक व्यवसाय बन गया है। अदालत ने कहा कि संशोधित पैटर्न के तहत प्रश्न पूरी तरह से सामान्य चिकित्सा से थे, जो एक फीडर श्रेणी थी। पहले के पैटर्न में 60% प्रश्न छात्र के चुने हुए क्षेत्र की विशेषता और शेष फीडर श्रेणी से आते थे। अदालत ने तर्क दिया कि यह अचानक परिवर्तन जनरल मेडिसिन के पक्ष में था, जिसमें सीटों को भरने के लिए छात्रों का सबसे बड़ा पाया गया था। अदालत ने अनुमान लगाया कि इससे निजी संस्थानों को फायदा हुआ है। इसने टिप्पणी की कि चूंकि सरकारी कॉलेजों में सीटें कभी खाली नहीं होती, यह उनकी निजी समकक्षों के लिए होना चाहिए कि पैटर्न बदल
दिया गया हो। छात्रों की रुचि संस्थानों की तुलना में कहीं अधिक है, उन्होंने ऐसा कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अडानी गॉट एसेट्स एट रिपोर्ट्स फॉर ए सॉन्ग एलिजेस एएआई यूनियन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी को एक गाने के लिए 3 हवाई अड्डों पर मिली संपत्ति, एएआई यूनियन का आरोप। हवाई अड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि मंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वैमानिकी और गैर वैमानिकी संपत्तियां अदानी समूह को हस्तांतरित कर दी गईं। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुले पत्र में यह आरोप लगाया गया कि जिस समय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सरकार की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति पीपीपीएसी से मंजूरी मांगी थी, उस समय 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई थी, जो कि पिछले साल महज 500 करोड़ रुपए थी। फरवरी 2020 में मंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद में हवाई अड्डों के लिए अडानी इंटरप्राइजेज और एएआई के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों के अनुसार बाद वाले को क्रमशः 74.5 करोड़, 147 करोड़ और 277 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। 11 दिसंबर 2018 को आयोजित पीपीपीएसी की 50वीं बैठक की चर्चा के रिकॉर्ड के अनुसार इन संपत्तियों का आकलन क्रमशः 363 करोड़, 583 करोड़ और 384 करोड़ था। ईमेल से पूछे गए सवालों के जवाब में अडानी समूह ने कहा कि उसने 6 हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए बोली दस्तावेज में निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूथ हिट बाय कोविड मेंटल टॉयल यूनिसेफ। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविड के मानसिक आघात से युवा प्रभावित यूनिसेफ। भारत जैसे विकासशील देशों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को यूनिसेफ के वैश्विक प्रमुख प्रकाशन को जानकारी करते हुए कहा कि विश्व के बच्चों की स्थिति 2021 ऑन माई माइंड, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना और उसकी देखभाल करना है। रिपोर्ट को विश्व स्तर पर लॉन्च किया गया था और 21 देशों के सर्वेक्षण में भारत में केवल 41% युवाओं ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए समर्थन लेना अच्छा है, जबकि सर्वेक्षण किए गए सभी देशों में औसतन 83% युवा हैं। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 पूरे समाज के लिए मानसिक तनाव की परीक्षा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने कहा कि सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 15% या 7 में से 1 ने अक्सर उदास महसूस किया या चीजों को कम करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि बच्चे न केवल एक भावनात्मक त्रासदी जी रहे हैं, बल्कि कई उपेक्षा और दुर्व्यवहार का भी खतरा झेल रहे हैं। साथ ये न्यूज समाप्त। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया गया है, तो वहां पे जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगली न्यूज का टाइटल है आंगनवाड़ी वर्कर्स टू गेट इंश्योरेंस। चलिए इसे पढ़ते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा बीमा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 फ्रंट लाइन पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पिछले साल घोषित सरकार की बीमा योजना अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी कवर करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत योजना कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी के कारण कोविड-19 या आकस्मिक मृत्यु के कारण मृत्यु के मामले में 50 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज जिसका है जो कि इन ब्रीफ के अंतर्गत है, यानी कि संक्षेप में डिसीजन ऑन कोवैक्सीन WHO's अप्रूवल नेक्स्ट वीक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोवैक्सीन की WHO की मंजूरी पर फैसला अगले हफ्ते में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग सूची प्रदान करने पर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह एक बैठक में लिया जाएगा। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक, जो लगातार WHO को डेटा जमा कर रहा है, ने 27 सितंबर को संगठन के अनुरोध पर
अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है 4 रिमांडेड इन एनसीबी कस्टडी टिल अक्टूबर 11। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 4 लोगों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। एक अदालत ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में मंगलवार को 4 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में 11 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आरोपी हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर.एम. निर्लिंकर ने अब्दुल कादिर शेख, श्रेयस नायर, मनीष राजगरिया और एविन साहू को एनसीबी की हिरासत में भेजा है। के साथ ये न्यूज का टाइटल है सर्विसेज पीएमआई फ्लैग्स फर्स्ट हायरिंग सिंस नवंबर। जैसे पढ़ते हैं, सर्विसेज पीएमआई ने नवंबर के बाद पहली बार हायरिंग को हरी झंडी दिखाई। सेवा क्षेत्र ने पिछले महीने फरवरी 2020 के बाद से दूसरा सबसे तेज विस्तार दर्ज किया। साथ ही 10 महीनों में पहली भर्ती के साथ आईएचएस मार्केट के सर्वेक्षण आधारित क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई ने भी ऐसा दिखाया। इंडियन सर्विसेज बिजनेस इक्विटी इंडेक्स जो अगस्त में 18 महीने के उच्च स्तर 56.7 पर पहुंच गया था, सितंबर में घटकर 55.2 हो गया, लेकिन यह लंबे समय के औसत से काफी ऊपर था। 50 से ऊपर का होना गतिविधि में विस्तार का संकेत देता है। जबकि दूसरी लहर के बीच कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील ने सेवाओं के कारोबार में वृद्धि सहित मजबूत मांग देखी। मुद्रास्फीति के दबाव के बारे में चर्चाओं पर सितंबर में व्यापार विश्वास कमजोर हुआ। उच्च ईंधन सामग्री, खुदरा और परिवहन कीमतों ने पिछले साल भारतीय सेवा प्रदाताओं द्वारा सामना किए गए औसत लागत बोझ को और बढ़ा दिया। आईएचएस मार्केट के अर्थशास्त्र सहयोगी निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा कि आने वाले वर्ष में बेहतर मांग के पूर्वानुमान ने उत्पादन के संबंध में व्यावसायिक विश्वास का समर्थन किया, लेकिन मुद्रास्फीति की बढ़ती उम्मीदों से विकास बाधित होता दिख रहा है। हमने इस कारक के कारण सेवा प्रदाताओं के बीच सकारात्मक भावना में पर्याप्त गिरावट। आईएचएस मार्केट ने कहा कि भारतीय सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग पर यात्रा प्रतिबंधों का वजन लगातार 19वें महीने और मई के बाद से सबसे तेज दर पर नए निर्यात कारोबार के रूप में जारी रहा। सितंबर का समग्र पीएमआई, जिसमें विनिर्माण और सेवाएं दोनों शामिल हैं, 55.3 पर थोड़ा बदल गया था। माल उत्पादकों में नौकरियों में मामूली कमी के रूप में पिछले 18 महीनों में से प्रत्येक में अनुबंध के बाद समग्र स्तर पर रोजगार स्थिर हो गया है, जो व्यापक रूप से सेवा प्रदाताओं में वृद्धि को ऑफसेट करता है। हालांकि भविष्योन्मुखी संकेतों के संकेत मिले जुले थे और इस बात कोई गारंटी नहीं थी कि हायरिंग में रिकवरी बनी रहेगी, सुश्री डी लीमा ने आगाह किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है MFI सीक एडिशनल 7,500 करोड़ अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। चलिए इसे पढ़ते हैं। MFI अतिरिक्त 7,500 करोड़ रुपए चाहते हैं क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत। सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFI ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जून में घोषित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत एक और 7,500 करोड़ रुपए आवंटित करने का आग्रह किया, क्योंकि बैंकों ने उसी राशि के लिए प्रारंभिक यानी कि मूल राशि समाप्त किया था। मंत्री को लिखे एक पत्र में MFI के लिए स्वनियामक निकाय साधन ने अपने सदस्यों से एकत्रित आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 44 बैंकों से 18,500 करोड़ रुपए के लिए आवेदन किया था। नियामक संस्था ने कहा कि अतिरिक्त राशि कम ग्रेडिंग वाले MFI के लिए धन प्रवाह का समर्थन करेगी, जो छोटे हैं और गरीब वर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों को पूरा करते हैं। MFI ने बैंकों और अन्य गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों NBFC के जोखिम के बीच अंतर करने के लिए योजना के मानदंडों में बदलाव की भी मांग। साधन ने पत्र में कहा कि चूंकि बैंक NBFC श्रेणी के तहत इस पोर्टफोलियो के लिए रेखांकन कर रहे हैं, एक बार जब वे NBFC के तहत एक्सपोजर सीमा तक पहुंच जाते हैं तो वे MFI के लिए अधिक फंडिंग को मजबूरी देने में असमर्थ होते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल
टाइटल है कोल टू लास्ट लेस देन 4 डेज एट 4 पावर प्लांट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 64 बिजली संयंत्रों में 4 दिन से भी कम चलेगा कोयला। त्योहारी सीजन से पहले कोयले की आपूर्ति का संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि 64 गैर पिथेड बिजली संयंत्रों में 4 दिनों से भी कम समय के सूखे ईंधन का स्टॉक बचा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ए ने बिजली संयंत्रों से कोयले के स्टॉक पर नवीनतम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि 25 ऐसे बिजली संयंत्रों के पास 3 अक्टूबर को 7 दिन से भी कम समय के लिए कोयले का स्टॉक था। ये 135 बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की निगरानी करता है। दैनिक आधार पर 165 गीगावाट की उत्पादन क्षमता है। कुल मिलाकर 3 अक्टूबर को 135 संयंत्रों में कुल 7,80,902 टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध था और यह 4 दिनों के लिए पर्याप्त था। इन संयंत्रों की दैनिक कोयले की आवश्यकता 18,24,100 टन है। 135 संयंत्रों में किसी के पास 8 या उससे अधिक दिनों के कोयले का भंडार के साथ। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट रिव्यूइंग प्लिया ऑन वन टाइम स्पेक्ट्रम लेव। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार एक मुश्त स्पेक्ट्रम लेवी पर समीक्षा याचिका पेश कर रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को सूचित किया कि वह दूरसंचार कंपनियों पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए के एक मुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क OTSC लगाने के संबंध में अपनी अपील जारी रखने या न करने की समीक्षा कर रही है। दूरसंचार कंपनियों को 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम के लिए एक मुश्त शुल्क देना होगा। 2019 में दूरसंचार विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT ने फैसला सुनाया कि आरोप केवल संभावित रूप से लगाए जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग DOT ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। श्री मेहता, जस्टिस MR शाह और AS बोपन्ना की बेंच ने अनुरोध किया कि हम अपील की वर्तमान कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के निर्णय पर विचार या समीक्षा करने की प्रक्रिया में हैं और हमें 3 सप्ताह का समय दिया जाए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है NMDC कट्स आयरन ओर प्राइस फॉर 4th टाइम दिस ईयर। चलिए इसे पढ़ते हैं। NMDC ने इस साल चौथी बार लौह अयस्क की कीमतों में कटौती की। लौह अयस्क उत्पादक NMDC ने 1 टन गांठ के लिए कीमतों में 200 रुपए और इतनी ही मात्रा के जुर्माने के लिए 400 रुपए की कमी की है। NMDC ने इतने महीनों में कीमतों में चौथी कटौती की है। 5 अक्टूबर से प्रभावी नई कीमतें 5,950 प्रति टन एक मुश्त अयस्क और 4,760 प्रति टन जुर्माना है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया AI मार्केट टू टच $7.8 बिलियन बाय 2050 IDC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। IDC के अनुसार भारतीय AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार 2025 तक $7.8 अरब तक पहुंच जाएगा। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन IDC की रिपोर्ट के अनुसार भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार 2025 तक $7.8 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो 20.2% CAGR की दर से बढ़ रहा है। AI सॉफ्टवेयर खंड 2020 में $2.8 बिलियन से बढ़कर 2025 के अंत तक 18.1 CAGR पर बाजार पर हावी होगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इसका टाइटल है फिल्मिंग फर्स्ट मूवी इन स्पेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में पहली फिल्म का फिल्मांकन। एक रूसी अभिनेता और एक निर्देशक मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से संयुक्त राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने और कक्षा में पहली फिल्म के लिए पहुंचे। रूसी दल एक हॉलीवुड परियोजना को मात देने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा पिछले साल मिशन इम्पॉसिबल स्टार टॉम क्रूज ने नासा और एलोन मस्क के SpaceX के साथ मिलकर की थी। 37 वर्षीय अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और 38 वर्षीय फिल्म निर्देशक क्लिम शिरपेको ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी, लेकिन अनुभवी अंतरिक्ष यात्री एंटोन कापलेरोव द्वारा मैनुअल नियंत्रण पर स्विच करने के बाद वे ISS में देर से पहुंचे। द चैलेंज के फिल्म दृश्यों के लिए ISS में 12 दिवसीय मिशन के लिए चालक दल ने सोयूज MS-19 अंतरिक्ष यान में यात्रा की। फिल्म का कथानक एक महिला सर्जन के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसे एक अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए ISS भेजता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है ब्लिंकेन मीट्स मैक्रोन टू रिपेयर ऑकस डैमेज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ऑकस क्षेत्र की मरम्मत के लिए ब्लिंकन मैक्रोन से मिलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को भारत प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए मुलाकात की, क्योंकि बिडेन प्रशासन ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ एक नई पहल से फ्रांस को बाहर करके संबंधों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए आगे बढ़ा, जिसे ऑकस के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों ने संभावित संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की, जिनकी घोषणा श्री मैक्रोन और राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा की जा सकती है, जब वे इस महीने के अंत में यूरोप में एक तारीख और विशिष्ट स्थान पर मिलेंगे, जिसका फैसला किया जाना बाकी है। अधिकारी ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि वे परियोजनाएं क्या हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे संभावित रूप से भारत प्रशांत और पश्चिमी प्रयासों में चीन के वहां और अन्य जगहों पर बढ़ने नाटो और यूरोपीय संघ से जुड़े अन्य ट्रांसलांटिक उद्देश्यों और अफ्रीका के साहेल में आतंकवाद विरोधी सहयोग को शामिल करेंगे। अधिकारी ने कहा कि श्री मैक्रो और श्री ब्लिंकन इस विवाद को समन्वय को गहरा और मजबूत करने के अवसर के रूप में उपयोग करने के लिए सहमत हुए थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नो हॉकी टीम टू CWG। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कोई हॉकी टीम नहीं। मंगलवार को भारत ने कोविड-19 चिंताओं का हवाला देते हुए अगले साल होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की हॉकी प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया। हॉकी इंडिया HI के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को इस फैसले से अवगत कराया। HI ने तर्क दिया कि CWG जुलाई 28 से अगस्त 8 और एशियाई खेलों 10 से 25 सितंबर के बीच केवल 32 दिन की खिड़की ही उपलब्ध है और यह यूनाइटेड किंगडम में खिलाड़ियों को भेजने का जोखिम नहीं उठा सकता है, जो बुरी तरह प्रभावित हुआ है महामारी से। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है बिडेन प्रॉमिस्ड टू डिफेंड डिस्प्यूटेड आइलैंड्स किशिदा। चलिए इसे पढ़ते हैं। बिडेन ने विवादित द्वीपों की रक्षा करने का किया किशिदा। जापान की नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने मंगलवार को कहा कि उन्हें राष्ट्रपति जो बिडेन से विवादित पूर्वी चीन सागर द्वीपों की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संदेश मिला, जिसे जापान में सेनाकाकू द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। मंगलवार को लगभग 20 मिनट तक चली फोन वार्ता में सहयोगी दलों ने भी एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को प्राप्त करने के लिए अपने सहयोग की पुष्टि की। श्री किशिदा ने संवाददाताओं से कहा। श्री किशिदा द्वारा 31 अक्टूबर के लिए संसदीय चुनाव बुलाए जाने के एक दिन बाद यह कॉल आया और महामारी के लिए देश की प्रक्रिया को मजबूत करने की कसम खाई। उन्हें पिछले सप्ताह सांसदों द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में वोट दिया गया था। श्री किशिदा ने कहा कि हमने पुष्टि की है कि हम जापान अमेरिका गठबंधन को मजबूत करने और हिंद प्रशांत को मुक्त से भी आगे बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। हमने यह भी पुष्टि की है कि हम चीन और उत्तर कोरिया से संबंधित मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। विशेष रूप से राष्ट्रपति ने जापान की रक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पर एक मजबूत टिप्पणी की, जिसमें US जापान सुरक्षा संधि के अनुच्छेद 5 शामिल हैं। श्री किशिदा ने जापान के प्रति अमेरिकी रक्षा दायित्वों का जिक्र करते हुए कहा, जो निर्जन द्वीप को कवर करता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का आज का टाइटल है एम्प्लॉयमेंट राइजेस इन सितंबर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सितंबर में भारत में रोजगार बढ़ा। सितंबर में 8.5 मिलियन नई नौकरियां प्राप्त हुई, जिससे कुल रोजगार बढ़कर 406.2 मिलियन हो गया। CMIEE के अनुसार अगस्त में 397.8 मिलियन रोजगार हुए, जो कि सितंबर में वर्ष 2020 के बाद से हुए लॉकडाउन के बाद सर्वाधिक थे। जोड़ी गई अधिकांश नौकरियां ग्रामीण भारत में थीं। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में ऐसी नौकरियों का बड़ा हिस्सा था। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में नौकरियों में कमी आई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वेतनभोगी नौकरियों में वृद्धि के कारण रोजगार की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। यहाँ पे जो नीचे चार्ट बने हुए हैं, आप इन चार्ट्स में
में देख सकते हैं, जो सबसे पहला चार्ट है इसमें ये प्रदर्शित किया गया है कि अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और मार्च के महीनों में विभिन्न सत्रों में, जैसे सत्र 2021, सत्र 22, सत्र 19 और सत्र 20 में किस हिसाब से लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। और यहाँ नीचे लिखा है कि जुलाई 2021 में जो था वो लॉकडाउन के पहले के स्तरों के लगभग समान हो गया था। साथ ही साथ जो अगला चार्ट है उसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि सितंबर के महीने में टोटल 69% ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही तीसरे ग्राफ में ये दिखाया गया है कि अगस्त 2021 से लेकर सितंबर 2021 के बीच में सेक्टर वाइज, जैसे कि एग्रीकल्चर, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में अलग अलग कितने परसेंटेज नौकरियां आई हैं। और सबसे अंतिम चार्ट में ये प्रदर्शित किया गया है कि सितंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच में रूरल और अर्बन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिला करके कुल कितनी नौकरियां उत्पन्न हुई हैं, इनकी संख्या को मिलियन में दिखाया गया है। इसके साथ ही इसे सबसे अंतिम शब्द है जिसको मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूं। अंतिम शब्द CMI के अनुसार सड़क निर्माण में निवेश लगातार बढ़ रहा है। खर्च और उम्मीदें वर्ष में सड़क परियोजनाओं को पूरा अतिरिक्त प्रदान कर सकता था। ग्रामीण के रूप में क्षेत्रों में 6.5 मिलियन नौकरियां जोड़ी गई हैं और इसके साथ ही साथ निर्माण में श्रम की मांग ग्रामीण भागों में उद्योगों में रोजगार की बढ़ोतरी का प्रमुख कारण है। तो इसी के साथ आज के द हिंदू पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति है। वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में दिया गया है, तो आप वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।